नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर की जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास शिक्षण, इसके अंदर इकाई 6 है इतिहास का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। इस विषय को इतिहास का विद्यालय अन्य विषयों के साथ समन्वय या सह संबंध। जो हमारा आज का टॉपिक है इतिहास का विद्यालय अन्य विषयों के साथ सह संबंध, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास जो विषय हैं इनका जो विद्यालय के अंदर जो दूसरे विषय चलते हैं, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन विषयों के साथ में इतिहास का संबंध किस प्रकार से है, ये आज हमारा आज का बिंदु है। तो सबसे पहले आज हम जब इस बिंदु को पढ़ेंगे समन्वय या सह संबंध को, तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि सह संबंध क्या होता है। सह संबंध का अर्थ कि सह संबंध या समन्वय, एक दूसरे के साथ में समन्वय को ही सह संबंध कहते हैं। तो सह संबंध क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो अभी हम पढ़ेंगे सह संबंध का अर्थ। सह जो संबंध है इसका अर्थ होता है दो या दो से जो अधिक तथ्यों के मध्य, दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य संबंधता की दिशा किसी एक विषय को पढ़ाते समय उसके तथ्यों को दूसरे विषयों के साथ संबंधित करते हुए पढ़ाया जाए तो वह दो विषयों के साथ में या दो विषयों के मध्य सह संबंध होता है। समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुनना। दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य, देखो मैं लिख देता हूँ, दो या दो से अधिक, भैया तो दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, तथ्यों के मध्य संबंध। दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य संबंध, दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य संबंध, संबंधता या संबंधता की दिशा किसी एक विषय को पढ़ाते समय, जैसे हम इतिहास को पढ़ा रहे हैं, उदाहरण है कि जैसे हम इतिहास को पढ़ा रहे हैं तो दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य संबंधता की दिशा में किसी एक विषय को पढ़ाते समय उसके तथ्यों को दूसरे विषयों के साथ में, जैसे इतिहास को पढ़ा रहे हैं और इतिहास को पढ़ाते समय
इसके जो तथ्य हैं इसको क्या है, जैसे इतिहास को हम राजनीतिक या राजनीतिक विज्ञान के साथ में, समाज शास्त्र के साथ या अर्थशास्त्र के साथ, भूगोल के साथ अगर इस इतिहास को पढ़ाते समय, इसमें कहा है कि एक विषय को पढ़ाते समय उसके तथ्यों को दूसरे विषय के साथ, तो इतिहास को जब हम पढ़ा रहे हैं, इसको जब राजनीतिक विज्ञान, चाहे समाजशास्त्र, चाहे अर्थशास्त्र या भूगोल, मतलब अन्य विषयों के साथ में अगर हम इसका संबंध स्थापित करते हैं और फिर इसको पढ़ाते हैं, तो वह होता है दो विषयों के मध्य सह संबंध। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं किसका, जैसे इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं अकबर के शासनकाल को। जैसे हम पढ़ रहे हैं अकबर के, या अकबर के, जब अकबर भारत का शासक था तब अकबर के शासनकाल की विशेषताओं के बारे में, संबंध की बात बता रहा हूँ, किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है कि जिस प्रकार से हम इतिहास के अंदर अकबर के शासनकाल की विशेषताओं को पढ़ते हैं या बताते हैं, तो उस समय की, किस समय की, अकबर के समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो अब जब हम अकबर के शासनकाल की अगर राजनीतिक स्थिति को पढ़ाएंगे, जैसे राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे अकबर की, फिर हम अकबर की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, फिर हम अकबर की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। अगर हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे इतिहास में, तो राजनीतिक स्थिति को पढ़ने के लिए हमारे को राजनीतिक विज्ञान से इसका संबंध होना चाहिए। सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे तो समाज शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। अगर इसकी आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे तो इसका संबंध अर्थशास्त्र से होगा। अगर इसके क्षेत्र की बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों का आधिपत्य था अकबर के पास में, तो हम भूगोल के साथ में भी इतिहास शिक्षण का संबंध स्थापित करेंगे। क्योंकि जब हम इतिहास के अंदर अकबर को पढ़ेंगे, इसके राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे तो राजनीतिक विज्ञान की, अगर हम सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो समाज शास्त्र की, अगर हम आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो अर्थशास्त्र की, अगर हम इसकी क्षेत्रीय स्थिति की बात करेंगे तो भूगोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो और अगर हम इन विषयों के साथ में इस इतिहास शिक्षण का इन दूसरे विषयों के साथ में संबंध स्थापित करके छात्रों को अध्ययन कराएंगे, तो छात्रों का एक तो दूसरे विषयों के प्रति अध्ययन करने की रुचि बढ़ेगी, तथा दूसरी उनका ज्ञान का विकास होगा, उनके ज्ञान का विकास होगा। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं हार्वर्ड, एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं हार्वर्ड। उन्होंने कहा है कि शिक्षण में सर्वप्रथम जो सह संबंध का प्रयोग है वो किसने किया? हार्वर्ड ने शिक्षण के अंदर सह संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड महोदय ने किया। तो ये था सह संबंध का
अर्थ कि सह संबंध क्या होता है। परिभाषा हो गई, कैसे होता है वो हो गया, इसका उदाहरण भी हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सह संबंध की आवश्यकता, कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है इस समन्वय की, एक विषय के दूसरे विषय के साथ में हमारे को सह संबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अब हमारा दूसरा बिंदु है सह संबंध की आवश्यकता। सह संबंध की आवश्यकता, कि इसकी क्यों सह संबंध का उपयोग करते हैं, क्यों शिक्षण में सह संबंध की आवश्यकता पड़ती है। देखो, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो कक्ष के अंदर जो पाठ्य वस्तु होती है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, उसको बोधगम्य बनाने के लिए इसको पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए, भाई जो हमारा कक्षा के अंदर या क्लास के अंदर जो हमारी पढ़ने वाली जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, उसको बोधगम्य बनाने के लिए समवाय या सह संबंध या समन्वय की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो पाठ्य वस्तु होती है उसको बोधगम्य बनाने के लिए सह संबंध की आवश्यकता होती है। देखो, अगर हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान क्या है, अखंड व अविभाज्य होता है। जो ज्ञान होता है, ज्ञान अखंड व अविभाज्य होता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसको किसी विषय में नहीं बांधा जा सकता, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो ज्ञान क्या होता है कि अखंड व अविभाज्य होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती ज्ञान की, इसको किसी एक विशेष विषय में ज्ञान को बांधा नहीं जा सकता कि इतिहास के अंदर ही पूरा ज्ञान है, भूगोल में पूरा ज्ञान है, समाज शास्त्र में पूरा ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, अविभाज्य होता है, ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता। केवल विद्यार्थी, शिक्षक या अपनी स्वयं की सुविधा के लिए इस ज्ञान को विषयों में विभाजित कर दिया। इस जो ज्ञान तो अपार है, लेकिन क्या है कि अपनी सुविधा के लिए, चाहे हम कहें शिक्षण की सुविधा के लिए, विद्यार्थी की सुविधा के लिए, इस ज्ञान को क्या है, इसको विषयों में विभाजित कर दिया। ज्ञान को क्या कर दिया, विषयों में विभाजित कर दिया, अलग अलग विषय बना दिए और उसको विभाजित कर दिया। जैसे इतिहास बना दिया, गणित बना दी, भूगोल बना दिया, समाजशास्त्र बना दिया, नागरिक शास्त्र बना दिया, अर्थशास्त्र बना दिया। तो ज्ञान को अलग अलग विषयों में विभाजित कर दिया। अब क्या है, अब हम बात करें, अपन जो विषय पढ़ रहे हैं, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, इतिहास शिक्षण। अब हमारे को तो इस इतिहास की संबंध दूसरे विषयों से आवश्यकता क्यों है, इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो हमारा विषय है हिस्ट्री, इतिहास। अब जो ये इतिहास शिक्षण विषय हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं इतिहास के अंदर। तो इतिहास के अंदर क्या है,
इति प्लस आस, जो बीत गया जो घट गया वो इतिहास है। तो इतिहास में घटनाओं को समझने के लिए भूगोल, नागरिक शास्त्र, साहित्य व अर्थशास्त्र जैसे विषयों को समवाय की या सह संबंध की नितांत आवश्यकता होती है। तो इतिहास शिक्षण की घटनाओं को समझने के लिए, इतिहास शिक्षण की घटनाओं को समझने के लिए देखो भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र एवं अन्य और भी विषयों की आवश्यकता पड़ती है इतिहास के घटनाओं को समझने के लिए। इसलिए इतिहास शिक्षण का दूसरे विषयों के साथ सह संबंध की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो हमने पढ़ा इतिहास शिक्षण की आवश्यकताओं को कि क्यों आवश्यकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सह संबंध का महत्व। देखो हमने अर्थ पढ़ लिया कि सह संबंध क्या होता है, हमने आवश्यकता पढ़ ली कि क्यों हमारे को सह संबंध स्थापित करने की क्या आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे महत्व को कि सह संबंध के क्या क्या महत्व है। देखो सह संबंध को समन्वय भी कहते हैं, इसका अन्य नाम समन्वय या समवाय। समन्वय शिक्षण या सह संबंध शिक्षण को प्राकृतिक व स्वाभाविक बनाता है। सह संबंध जो होता है ये क्या करता है, ये शिक्षण को प्राकृतिक, शिक्षण को क्या करता है, प्राकृतिक व स्वाभाविक बनाता है। कौन? सह संबंध। तो इन जब शिक्षण को सह संबंध प्राकृतिक व स्वाभाविक बनाता है, जिससे क्या होता है, अगर शिक्षण प्राकृतिक होगा व स्वाभाविक होगा तो ये दोनों चीज़ें होने से क्या होगा, शिक्षण के अंदर रोचकता आएगी, पढ़ने में आनंद आएगा, शिक्षण सरस होगा, शिक्षण हमारा आकर्षक होगा। ये सब कब होगा, जब एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ में होता है। और जब ऐसा होता है तो शिक्षण में क्या होती है, प्राकृतिकता आती है, स्वाभाविकता आती है। और इन दोनों को या इन दोनों के आने के बाद शिक्षण के अंदर रोचकता आ जाती है, शिक्षण सरस हो जाता है, शिक्षण का आकर्षक बढ़ जाता है। इसके अलावा सह संबंध का महत्व हमें सह संबंध से या समवाय से, देखो मैंने पहले भी बता दिया था, समन्वय से ज्ञान में अखंडता आती है, ज्ञान में अखंडता आती है। किससे आती है, अगर सह संबंध होगा तो। अब जब ज्ञान में अखंडता आती है तो क्या होता है, सामंजस्यकरण होता है। क्या होता है, सामंजस्य, सामंजस्यकरण होता है। किससे होता है, ज्ञान की अखंडता होती है या सामंजस्यकरण से ज्ञान में अखंडता
आती है। समन्वय से या सह संबंध से विषयों का संकुचित विशिष्टीकरण दूर होता है। इससे क्या होता है? विषयों का संकुचित विशिष्टीकरण दूर होता है। किससे? सह संबंध को स्थापित करने से। इसके अलावा समन्वय विभिन्न विषयों की भीड़ को कम करके छात्रों के लिए कम विषयों से अधिकतम ज्ञान प्रदान करता है। ये समन्वय क्या करता है? विषयों की भीड़ को कम करता है। भीड़ को कम करता है। समन्वय क्या करता है? विषयों की भीड़ को कम करके छात्रों के लिए कम विषयों से अधिक ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद सह संबंध विद्यार्थियों के कर्म और समय की बचत करता है। विद्यार्थियों के लिए जो समन्वय होता है, सह संबंध होता है, ये समय की बचत करता है। इसके बाद सह संबंध से अधिगम हस्ताक्षरण की संभावनाएं क्या होती है? बढ़ती है। एक विषय में से प्राप्त ज्ञान की सहायता से अन्य विषयों में ज्ञान प्रदान करने में सुविधा रहती है। मतलब ज्ञान का ट्रांसफर, हस्तांतरण होता है। किससे? सह संबंध से। इसके बाद समन्वय के कारण विषय वस्तु में बोधगम्यता आती है। इसके बाद में समन्वय की सहायता से एक विषय के शिक्षण की सहायता से दूसरे विषयों के प्रति छात्रों के अंदर रुचि जागृत होती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सह संबंध की बात को स्पष्ट करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान में अखंडता आती है। किसके द्वारा? सह संबंध के द्वारा। और समन्वय ज्ञान की व्यवहारिकता को बनाता है। ये था इतिहास का अन्य विद्यालय विषयों के साथ सह संबंध। इसके अंदर हमने अर्थ और आवश्यकता और महत्व को पढ़ा। आगे की क्लास में हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और इतिहास का किन किन विषयों के साथ में किस किस प्रकार से संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।